Aishwarya, Dipti, Shruti, everybody. I am just wishing everybody, Gayatri, Kirti, Guni, how I can miss you all, dear friends. And I am preparing this video in this Corona days, COVID-19, and I know that my students, you are missing your friends, your teachers, colleagues, school playground, everything. For that purpose, I have started this with this school days photographs, classroom photographs of your seniors, whom I was teaching this lesson, and I was just showing with this type of activities, so you can see and you can recall your class days, school days. So with this note, I am willing to start this lesson of class 7th of medieval history. You know that, dear friends, that history is classified into three parts: ancient, medieval, and modern. So once again, history is what? History is a written record of past events. With that note, I am going to start the creation of an empire, the Mughal dynasty. Okay, are you ready? Okay, चलते हैं अगले सफ़र की ओर। अगले पॉइंट, तो हमारा अगला जो स्लाइड है वो है मुगल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं, डियर फ्रेंड, कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मिडिल एजेस was largely large territory and had diversity in people and culture. तो इंडिया तो बेसिकली अपनी डाइवर्सिटी के लिए ही फेमस था। फ्रॉम एंशियंट टाइम, इफ यू सी द ओल्डन डेज व्हेन द चाणक्य, चंद्रगुप्ता, गौतमीपुत्र, शातकर्णी, all these people who are living from north to south, east to west, there is so much diversity in their lingual diversity, ड्रेस में आपको डाइवर्सिटी नज़र आती है, फूड हैबिट्स में डाइवर्सिटी नज़र आती है। अगर डाइवर्सिटी को थोड़ा सा और प्यार से बोलें तो वो वैरायटी करता है। जैसे आपको घर में खाना खाते हैं, वैरायटी आपको अच्छी लगती है, उसी तरह एक ह्यूमन लाइफ में भी डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। वन कंट्री, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, इट्स so trivial in way of thinking, in my opinion. So in the subcontinent in the middle ages was a large territory and had diversity in people and culture. ठीक है, लोगों में भी डाइवर्सिटी थी और कल्चर में भी डाइवर्सिटी नजर आ रही थी। गेट यू पॉइंट? Hence it was difficult task for any ruler to control over it. तो इतनी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करना इतना आसान थोड़ी है। तो हम देखें तो from the early 16th century the Mughals expanded their kingdom from Agra. देखिए ये आगरा कहाँ है? ये आगरा है यूपी में, जहाँ पर ताजमहल जिसको कहा जाता है। तो ताजमहल शाहजहां के समय में ये माना जाता है कि बनवाया था उन्होंने। तो और दिल्ली, तो द मुगल्स वर डिसीडेंट्स ऑफ टू रूलर्स। तो उनके जो है उनके दो लीनियज दिखाई देते हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं। वो पहला देखिए कहाँ है। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसीडेंट्स ऑफ चंगेज खान। हाँ, चंगेज खान भी इसको कहते हैं, चंगेज खान। रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब के बारे में कहा था कि मंगोलों ने पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट से बहुत तबाही मचाई थी, लोगों को गाजर और मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये भारत तो शुरू से ही वैभवशाली कंट्री था, मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरिटी थी। तो ये इधर आना सबके एक एक स्वप्न होता था। तो चंगेज खान, रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स हु रूल्ड फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया से उसने शासन किया था। एंड फ्रॉम अदर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है कि तैमूर लंग ने दिल्ली में कई दिनों तक जो है 3-4 दिनों तक उसने लोगों को बहुत परेशान किया था, बहुत मार काट इसने मचाई थी। तो ये दो लीनियज उनको दिखाई देता है, डिसिडेंट्स थे ये मुगल्स। पहला तो मदर की साइड से मंगोल की तरफ से थे और फादर की साइड से ये तैमूर्स थे। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, ईरान और इराक में आईएस जो आपने नाम सुना होगा, तो ये वही एरिया है। और यहाँ पर बहुत पुरानी एक सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, जिसे आपने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उस तरह वहाँ थी मेसोपोटामिया। मेसो मीन्स दो, और मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि।
इसको हिंदी में कहते हैं दजला और फरात, जो नदियाँ थी उसके बीच की भूमि थी ये। तो हम अब अगले साइड्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये मेरा बहुत ही बढ़िया इनोवेशंस है। तो मैंने लिखा है कि बादशाह अकबर का जन्म शहर अमरकोट में हुआ था, और ये मैंने बनाया था तब व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, और हमारे बच्चों को मुगल रूलर्स के नाम याद नहीं आ रहे थे और एग्जाम नज़दीक आ गया, तो मैंने एक फार्मूला डेवलप किया। और वो बादशाह, जैसा कि अपने स्लाइड्स पर आप देख सकते हो, बा पहला जो अक्षर है, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट, वो अल्फ़ाबेट जो है वो बा। तो बा से क्या हो गया, ये बा से बा हो गया बाबर, ह से हुमायूं, अकबर तो है ही है, और ज से जहांगीर, और शह से ये हो गया शाहजहां, और हुआ से मैंने अ ले लिया, तो औरंगजेब यहाँ से निकल के आया। तो इस प्रकार मुगल का जो है रूलर्स के नाम बिल्कुल ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां, और औरंगजेब, और ये थे फेमस रूलर्स। और इसके बाद जो है जितने भी रूलर्स हुए उतने स्ट्रांग नहीं हुए। तो बाबर के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। बाबर 1526 to 1530, ये बाबर का शासनकाल था। और बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। उसको माना जाता है कि उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। किसी किसी को करना ही है, और जब बाबर ने किया तो बाबर का नाम अमर हो गया। तो जब भी आप कोई काम करते हो पहली बार, तो आपको विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, ये शिव खड़ा की लाइन मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो जब भी आप कोई काम करोगे इस तरह का, तो आपको नाम तो मिलता ही है। तो at the age of 12 years, Babur became the first Mughal emperor who succeeded to the throne of Fargana in 1494। 1494 ये है पीरियड, और ये है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया, फरगना। He was forced to leave his ancestral throne। वो अब ये सोचने की बात है कि वो क्यों फोर्स किया गया। तो ये जो फियर्स था मिडिल ईस्ट से हमेशा बना रहता था, काबुल की तरफ से अटैक वगैरह, जो उधर से वेस्ट जितने भी भारत पर अटैक हुए वेस्ट से हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज का हुआ हो, चाहे जितने भी शक हों, जितने भी थे, ग्रीक, अलेक्जेंडर, तो ये सब लोगों का जो अटैक हुआ वेस्ट से ही हुआ। और मोहम्मद गोरी, जिन्होंने गजनवी सोमनाथ टेम्पल को इसने ब्रेक किया था। तो ड्यू टू द इन्वेजन, आप देखिए, ही वाज फोर्स्ड टू लीव द एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप उज्बेक। फाइनली ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो ये हमको, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद जरूर रखिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी। अफगान थे, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, और इब्राहिम लोदी। तो ये हमारे तीन जो फेमस शासक थे। तो बाबर डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन फेमस बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत और सोनीपत, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद है, उसी तरह पानीपत और सोनीपत ट्विन सिटी समझ सकते हैं इसको। तो पानीपत में उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, किसने, बाबर ने। और दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया था। 1527 उसने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में हराया था। द ग्रेट राजपूत रूलर राणा सांगा वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज, एज वेल एज फॉर हिज लॉयल्टी। तो राजपूत तो अपने लॉयल्टी के लिए फेमस थे ही, इतिहास में बड़े ही बहादुर होते थे, बड़े ही ट्रस्टवर्दी होते थे, हाँ, और करेज का तो पूछना ही नहीं था। और इसी ट्रस्टवर्दीनेस का इन लोगों ने फायदा भी उठाया। बिफोर हिज डेथ इन 1530, बाबर एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली। ही डाइड एट आगरा, आराम बाग में मरा था। और यहाँ से इसने अब कहा था कि मुझे अफगानिस्तान ले जाया जाए। और नटवर सिंह ने किताब लिखी उस हाल ही में, जो उस किताब में उन्होंने चर्चा की कि इंदिरा गांधी वहाँ गई थी, तो बाबर के कब्र के पास उन्होंने कुछ देर मौन किया था। इसी बीच देखिए आपके सामने यहाँ बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ्स है आपका। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए और अपने स्कूल डेज को याद कीजिए, और फिर हम आते हैं अगले स्लाइड की तरफ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खूब खुश रहें बच्चे। आप इस कोरोना कोविड-19 को खुश रहकर ही हरा सकते हैं। पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए और अच्छी एक्टिविटी में लगे रहिए, क्रिएटिव एक्टिविटी में लगे रहिए, और बीच बीच में मुझे अपना वीडियो थोड़ा बनाकर भेजते रहें, ताकि मुझे अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी याद आती है आप लोगों की, और आप लोग खुश रह के ही अच्छा कर सकते हैं। और सफाई का विशेष ध्यान रखिए, अपने हाथों को कंट्रोल कीजिए। तो अब आते हैं हुमायूं। तो 1530 to 1540
एंड फ्रॉम 1555 टू 1556 ये था हमारा हुमायूं, जो बाबर के लड़के थे, पुत्र थे, उनका शासन। तो हुमायूं divided his inheritance according to the will of his father by giving each of his brothers और प्रोविंस, अपने भाइयों में बराबर का उसने बंटवारा कर दिया, जैसा कि इच्छा थी बाबर की, तो उसके हिसाब से उसने बंटवारा कर दिया। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान, ये इसको नाम याद रखिए आप, तो ये कमरान जी हैं, और कमरान जी ने हुमायूं को सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने जो प्रयास इसका था, अफगान से जो रूलर्स थे वो कंट्रोल करना चाहते थे हुमायूं, लेकिन कमरान की वजह से ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये है द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकेंड हिज कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब इसी बीच देखिए क्या होता है कि शेर खान, जिनके बचपन का नाम था फरीद, और उन्होंने क्या किया कि हुमायूं को चौसा, कहाँ है ये भी क्वेश्चन है, मैप में कभी कभी आ सकता है, आपको जानना चाहिए। तो चौसा जो है वो बक्सर एक जगह है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था ये, और 1765 के बाद वो दीवानी बनी गई थी, तो अंग्रेजों ने ड्यूअल गवर्नेंस को स्टार्ट किया था। तो वही चौसा है, ये बक्सर बिहार में है। तो वहाँ पे 1539 में उसने हराया था, और फिर एक बार हरा दिया, कब? ये कन्नौज। कन्नौज का नाम याद आते ही बहुत सारी स्मृतियाँ दिमाग में आती हैं। कन्नौज वो जगह है, ये यूपी में कानपुर के पास है। तो यहाँ से अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उनकी मिसेज यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, एमपी बनी थी। और कन्नौज में बहुत ही अच्छी एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते थे इसको, त्रिगुत युद्ध, 3 राजाओं का संघर्ष। तो उसमें थे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल लैंड था, गंगा वैली थी, और पहले तो एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स था रेवेन्यू का, लाइवलीहुड का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कन्नौज को, तो शेर खान ने, शेर शाह सूरी ने, जिन्होंने 1539, 1539 चौसा और कन्नौज 1540 में इनको हराया था, और ये तब ये भाग कर चले गए थे ईरान। कहाँ चले गए थे? ये ईरान चले गए थे। ओके, तो इन ईरान में हुमायूं को किसका साथ मिला? सफविद शाह का इनको साथ मिला। ओके, सो दिस इज सफविद शाह का इन्होंने साथ मिला, और इन्होंने फिर उनके सहयोग से 1555 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। ओके, एंड ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इन 1556 में इनकी मृत्यु आती है। और इस तरह हम पहुंचते अगले स्लाइड। अब हम बात करते हैं अकबर, जो कि हुमायूं के बेटे थे, और 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया। सो अकबर when he was only 13 years old and he became the emperor can be divided into 3 periods। उनके शासनकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हम उनके शासनकाल को 3 भागों में बांट रहे हैं, और देखिए किस तरह से इसकी बढ़ता है। तो ये 3 पीरियड्स हैं। 1556 to 1570 अकबर became independent of his great बैरम खां। बैरम खां ने बहुत साथ दिया था इनका। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज, अफगान्स, मालवा, गोंडवाना। ही ऑल्सो सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम। तो मिर्जा हकीम का नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार मिर्जा हकीम का जो रिवोल्ट था उस पर इन्होंने कंट्रोल किया था। तो ये है आपका, एंड उज़्बेक, उसको कंट्रोल किया था इन्होंने। बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका माना जाएगा। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़, सिसोदिया राजपूत, अगेन व्हेन राजपूत की बात आती है, राजपूत की याद आती है, तो उनके करेज की बात मुझे याद आती है। तो कैपिटल ऑफ चित्तौड़, तो ये जो अकबर के समय में समकालीन कौन थे बच्चों? तो वो थे महाराणा प्रताप। आप सोनी टीवी पर, दूरदर्शन पर बहुत पहले एक सीरियल भी आता था, आप जरूर देखिए, और बहुत कुछ सिखाया जा सकता है राणा प्रताप के जीवन से, उनका करेज। इस देश में इस समय राणा प्रताप के करेज की ही जरूरत है, भगत सिंह के करेज की जरूरत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों की जरूरत है। तो विथ दिस नोट आई एम जस्ट वंस अगेन, इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड रणथंबोर। In 1569, he was always troubled by the line of Mewar, Maharaja Pratap. Maharaja Pratap was the great
राजपूत रूलर फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, करेज, लॉयल्टी एंड ह्यूमनिस्टिक नेचर। ओके, तो दूसरा उनका फेज है 1570 से 1585, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, 1570 to 1585. So military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in East, in बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो ईस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और गुजरात किधर है? ये वेस्ट में है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे? अभी भारत के पीएम हैं। ओके, नाम नहीं बताऊंगा, आपके दिमाग में खुद ही आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड एक्सपेडिशन है अकबर का, वो था 1585 to 1605. Okay, the expansion of Akbar's empire campaigns were launched in the northwest कंधार। अब कंधार है, ये कंधार को अगर आपको याद होगा, कंधार से मुझे गांधार और गांधार से गांधारी, तो ये है हमारा कंधार। तो इसको याद रखिए, हमारा विस्तार कहाँ तक था देख लीजिए, गांधारी जी यहीं की थी। तो यहाँ पर आप याद करने के लिए रख सकते हैं, हम लिख देते हैं जी फॉर ए, मैंने जी बना दिया, जी फॉर ए नहीं बन पा रहा है मुझसे, चलिए ऐसे बन गया जी फॉर गंधार। कश्मीर, कश्मीर जो है कश्यप ऋषि के नाम पर बना था ये, इसको हम यहाँ लिख देते हैं के। तो आपको याद है क्या, कश्मीर नहीं, के से तो कश्मीर तो है ये, कश्यप, के ए एस एच बस लिखता हूँ, एच। ओके, वाई भी कर दें, वाई वाई ए हो गया। ये बहुत टाइम लग रहा है भाई, आदत नहीं ना, पहला वीडियो थोड़ा बोर हो जाओ बच्चों, बियर करना। तो कैसे काबुल, ठीक है, और कान एंड पार्ट्स ऑफ द अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है? ये अहमदनगर इसमें महाराष्ट्र में, और ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है अहमदनगर में। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 एक्सपेडिशंस थे, 1556 to 1570, 1570 to 85 और 1585 to 605। तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं, और इसको साथ में आप मैप भी बना लें। और जैसे जैसे मैं सीख लूँगा वैसे वैसे आपको ये भी कर लूँगा काम। अब हम आते हैं अकबर के बेटे जो जहांगीर थे, 1605 to 1627। ही कंटिन्यूड विद द कैंपेन्स स्टार्टेड बाय अकबर, द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे, याद रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे महाराणा प्रताप को भूलना मतलब देश को खोने की तरह है। तो अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द ग्रेट अहोम्स। अहोम्स जो थे, अहोम बहुत ही महान राजा थे अहोम, आसाम एंड अहमदनगर महाराष्ट्र, ग्रेप्स प्रोडक्शन फॉलोड। अच्छा, ओके। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीन, जहांगीर रिबेल्ड अकबर। ओके, तो प्रिंस खुर्रम जो थे, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उन्होंने अंतिम समय में जहांगीर को बहुत चैलेंज दिया, और ये एक अकबर केस था, एक फिल्म बनी थी अनारकली। तो ये माना जाता है कि अकबर के अकबर ने विरोध किया था इस बात का, उनके मैरिज को लेकर। एक स्टोरी है, फिल्म बनी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, खैर मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए दे दिया ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, अकबर की जहांगीर की ये पत्नी थी, और जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर नॉट सक्सेसफुल। ये मार्जिनलाइज करना चाहती थी कि शाहजहां खुर्रम न बने राजा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। ये माना जाता है कि नूरजहां ने इत्र का आविष्कार किया था। तो एक साथ आपको कई चीज़ें, मुरादाबाद कन्नौज के आसपास के जो बेल्ट हैं यूपी में, तो यहाँ पर अभी भी इत्र के कुछ कारोबार परंपरागत तरीके से जो होते आ रहे थे वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो शाहजहां के बारे में पढ़ें, 1627 to 1658। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द दक्कन अंडर शाहजहां। अफगान नोबल खान खान जहान लोधी रिवेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो ये मुगल कैंपेन्स उन्होंने जो पहले था उसको कंटिन्यू रखा, और अफगान के जो नोबल थे खान जहां लोधी, तो इनको उसने हराया था, बड़े अचीवमेंट था इनका। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर एंड इन 1632 इट वाज फाइनली एनेक्स्ड।
और द बुंदेला, बुंदेला से एक याद आती है खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो द बुंदेला वर डिफीटेड एंड ओरछा, ओरछा में महल है, बहुत ही ये हेरिटेज साइट की तरह है, कभी मौका मिले तो जरूर देखिए। ओरछा बहुत सुंदर महल है। तो इनके इसको फाउंडर कौन थे ओरछा, जो स्टेट था वो रुद्र प्रताप सिंह। ओरछा कैसल था, वहाँ पर रिवर बेतवा के बैंक के पास है, तो उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन्स टू सीज बल्ख, ये प्रोविंस था अफगानिस्तान का। बल्ख कहाँ है, ये अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, तो उसको याद रखेंगे। फ्रॉम द उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल, वहाँ फेल हो गई है। और कंधार, वही मैंने बता दिया आपको, वाज लॉस्ट टू द सफाविद्स। सफाविद कहाँ के राजा थे, तो ईरान के राजा थे। In 1657-1658, there arose the conflict over successions among Shah Jahan's sons, or killing his brothers. Aurangzeb became the emperor. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. तो जो काम शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर को चैलेंज किया था, तो वही काम औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया। इसलिए कहते हैं बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाँ से हो। और दारा सिखों के बारे में बता दूं कि आज जब हम जिस गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं, उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे दारा सिखो। उन्होंने संस्कृत और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन किया था, और श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत सारी लाइन्स लिखी थी, और इनको अपने सभी भाइयों को औरंगजेब ने मरवा के फिर सत्ता पर काबिज हुए थे ये। तब हम औरंगजेब की बात करते हैं 1658 to 1707। In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663, but rebelled again in 1680s. Campaign in the northwest against Yusufzai and the Sikh were not much successful. तो इनका जो प्रयास था, तो वो सिखों के खिलाफ यूसुफजाई नॉर्थ वेस्ट में यह बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ led to the rebellion campaign against the Maratha chieftain Shivaji, not much successful. शिवाजी के खिलाफ ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए, तो मराठा रूलर थे शिवाजी। और औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, औरंगजेब ने कई मोर्चों पर लड़ाइयां मोल ली थी। शिवाजी को उन्होंने इंसल्ट किया था, दरबार में लाकर और जेल में बंद कर दिया था। तो औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, द ग्रेट मराठा रूलर हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा जेल, आगरा के जेल से उन्होंने भाग गए थे। कैसे भागे थे, बहुत बड़ी कहानी है। Utilizing his talent and skill and declared himself as an independent king, Shivaji was the founder of guerrilla war technique. आप कहते हैं ना छापामार युद्ध जिसको हिंदी में कहते हैं, तो गुरिल्ला वॉर फेयर टेक्निक इन इंडिया एंड ट्रबल्ड औरंगजेब थ्रू आउट हिज लाइफ। पूरी जिंदगी औरंगजेब को परेशान करते रहे। अब आता है रिवोल्ट एंड सेपरेशंस इन औरंगजेब रूल। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसिव्ड अगेन। अब देखिए जो काम शाहजहां ने शुरू किया था जहांगीर के समय में, एक्चुअली जहांगीर ने शुरू किया था, फिर शाहजहां ने उसको किया, फिर औरंगजेब ने भी वही किया, फिर औरंगजेब को भी वही होना पड़ा। औरंगजेब के पुत्र अकबर जो थे उन्होंने रिबेल किया। तो देखिए प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड द सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू सफेद ईरान। तो जो भी यहाँ से भागता था वो कहाँ पहुंच जाता था, ईरान पहुंच जाता था, सफेद ईरान यहाँ पे। आफ्टर अकबर रिवेलियन औरंगजेब सेंड आर्मी अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत। बीजापुर was annexed in 1685 and Gondwana in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. Okay, Aurangzeb faced rebellion in the North India. आप इसमें पूरे में केवल रिबेलियन वर्ड देख रहे हैं। सिख ने भी रिबेलियन किया, राजपूत भी इनको छोड़ के जा रहे थे, जाट्स, हाँ, सतनामी संप्रदाय, ये भी इन्होंने रिबेल्ट किया। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम्स ने किया। तो देखिए आप कितना रिबेलियन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं राजा की कमी है जिसकी वजह से ये रिबेलियन होते हैं। तो औरंगजेब फेस रिबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स जाट्स, सतनामीज इन द north east, the Ahoms, and in Deccan the Marathas. Okay, Deccan Plateau, Peninsular Plateau. His death led to the conflict among his sons over succession. इनकी मृत्यु के बाद इनके लड़के आपस में लड़ने लगे। और फिर एक बार देख लीजिए अपनी मेमोरी, हमको इसमें जो है रुद्र दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्या दिखाई दे रही है, मृदुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दीपिका दिखाई दे रही है,
और सारे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हो आप लोग। चलिए तो ओके, एक बार आप फिर अपने मूड को किया। इसके बाद फिर आप ये मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर। प्रिमोजेनिचर मतलब इसका क्या होगा, इट इज द रूल ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द एल्डेस्ट सन इज द हायर टू द थ्रोन ऑफ हिज एम्परर फादर। जैसे भारत में था कि बड़े लड़के को शासन मिलता था, वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेंस हिज फादर्स स्टेट। तो प्रिमोजेनेचर जो है ये, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट। दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूर कस्टम्स ऑफ कोपरा सिनरी। कोपरा सिनरी का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल द सन्स इक्वली। तो इनके यहाँ कोपरा सिनरी जो इनहेरिटेंस था, एंड बिकॉज ऐसा क्यों था कि एज देयर वर मोर चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि कई पुत्र होने की वजह से तो आपस में सत्ता के लिए संघर्ष बढ़ जाता था। तो इसलिए राजा क्या करते थे कि उसको बराबर बराबर बांट कर उनको दे देते, लेकिन तब भी लड़ाइयाँ होती ही रहीं। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले स्लाइड पर। द मुगल रिलेशन विद द अदर रूलर्स। द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स who refused to accept their authority. They tried to rule or control the area by hook or crook. They adopted all means and tools to control Rajputs, especially Sisodia Rajputs. The great Sisodia Rajputs rejected to accept the Mughal authority for a long time. It shows their courage, bravery and loyalty towards motherland. तो अपने जो उनकी जो लैंड थी उस मातृभूमि के प्रति अपनी जो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि बीगर ऐसी। तो ये बात राजपूतों के बारे में, स्पेशली द चित्तौड़ के जो राजपूत थे महाराणा प्रताप के वंशज। मनसबदार एंड जागीरदार, सब देखते हैं ये क्या होता है। ये throughout the Mughal period it was very important word, especially in the time of Akbar. With the expansion of different regions of the Mughal empire, they recruited diverse bodies of people. The empire started with the smaller Turkish nobles, that is Turanis, expanded to include Iranians. इसमें कौन कौन थे, आप इसको अंडरलाइन कर लें तो बेहतर होगा। तो तुरानीस से स्टार्ट हुआ था ये, ओके। इसके बाद देखिए एक्सपेंड कहाँ था, इरानियंस भी इसमें शामिल कर लिए गए थे, इंडियन मुस्लिम्स को भी शामिल किया गया था मनसबदार के रूप में, एंड अफगान्स, राजपूत्स, ओके, मराठा को भी शामिल किया गया था कि मतलब एक सबको इंक्लूसिव बात हुई थी यहाँ पर। एंड अदर ग्रुप्स, पीपल हु ज्वाइंड मुगल सर्विसेज वेयर एनरोल्ड एज ए मनसबदार। जो भी इन्होंने मुगल सर्विस को ज्वाइन किया उनको उन्होंने क्या नाम, उनको क्या कहा, ये कि मनसबदार उनको नाम दिया, ओके। अब आते हैं द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, ठीक है, जो उसको क्या नाम दिया, मनसब मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक। इसका मतलब क्या होता था, पोजीशन या रैंक होता था, ओके। मनसब का मतलब क्या होता था, पोजीशन और रैंक। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम था, आपने ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ग्रेड ए बी सी डी आपने पढ़ा है, तो टीचर्स भी देते हैं ग्रेड, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम की तरह था। रैंक एंड सैलरी वे डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। अभी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज जात। तो ये देख लीजिए, द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर हिज सैलरी। द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। तो इनके अपने पोजीशन के अनुसार इनको कितने सवार रख सकते हैं ये और कितने लड़ाके अपने साथ रख सकते हैं, ये इस पर डिफाइन होता था। तो सवार और इसको अंडरलाइन कर ले, और कैवलरी मैन। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। अब जागीर्स देख लीजिए क्या था, ये सैलरीज था, रेवेन्यू असाइनमेंट्स था जागीर, विच वर्ड समवॉट लाइक इक्ताज। द वर्ड वाज सिमिलर लाइक इक्ताज, बट अनलाइक मुक्तीज, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. The revenue collected for them by their servants. In Akbar's reign, these jagirs were carefully assessed
to that their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar. But in Aurangzeb's time, the Jagir were not carefully assessed. There was a huge increase in number of mansabdars, which meant a long wait before they received a Jagir. तो ये होता था कि औरंगजेब के समय में सारे सिस्टम जो बनाए थे अकबर ने, वो सारा सिस्टम उलट पलट हो चुका था और अकबर ने सबको, आपने पहले स्लाइड में देखा था कि सबको लिया, चाहे वो तुरानी हो, ईरानियन हो, इंडियंस मुस्लिम्स हो, चाहे राजपूत हो, सिख हो, जाट्स हो, सबको उसने मिला के रखा था और औरंगजेब ने सबको सेग्रीगेट किया, इसलिए हर जगह से रिवोल्ट आने लगा. फिर एक बार देख लीजिए, आपने rekindle the old memories and you are involved in your work, so it gives me immense pleasure, dear friend. Now moving to Jabt and zamindars. The main source of income Mughal rulers was tax. आज भी देखिए इनकम टैक्स लोग पे करते हैं बेटा, हाँ, एक्साइज ड्यूटी. अब तो हम जीएसटी की बात करने लगे ना, तो जीएसटी सारे टैक्स को खत्म करके जीएसटी. तो टैक्स हमेशा से होता था. टैक्स क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है सबको लिए, और हम इसमें कोई डिमांड नहीं कर सकते कि हमने टैक्स दिया तो हमारे लिए इतना काम करो, आप ऐसा नहीं कर सकते. तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट्री. इन द मुगल एम्पायर जमींदार इज अ टर्म. देखो अब जमींदारी सिस्टम बाद में इसका रूप बहुत विकृत हो गया था. और देखो एक्चुअली ये क्या है ना, जमींदारी सिस्टम ये एक सिस्टम था यूरोप में, रोमन साम्राज्य में मेनर, उसी का बिगड़ता हुआ रूप है, धीरे धीरे चला गया मिडिल मैन के रूप में. और बाद में ये अंग्रेजों के समय बहुत ही खराब हो गया. बाद में इसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई, मुगल काल से ही इसका रूप बदलता गया था और खराब होता गया. तो अंग्रेजों ने इसका भरपूर उपयोग किया और भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट करने में इसका बहुत यूज किया. In the Mughal Empire, जमींदार is a term to describe all intermediaries. या तो कोई इंटरमीडिएट, मिडिल मैन जिसको कह सकते हैं, हाँ, बीच में कर लो. तो ज्यादा खराब भाषा में यूज करना तो दलाल वर्ड यूज कर लो हिंदी का. Whether they were local headmen, okay, or village or powerful chieftains, अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर. ओके, टोडरमल, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे? टोडरमल. अगर यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल यहाँ है. तो अकबर के जो नवरत्न थे उसमें टोडरमल भी थे. एक तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल फैजी, ये सब बहुत सारे लोग थे. कैरिड अबुल फजल थे, तानसेन थे, बीरबल थे. बीरबल को मैं कैसे भूल गया. कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप इल्ड्स, इन्होंने सर्वे किया था. ओके, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड 1570 to 1580, उन्होंने असेसमेंट लिया था और असेसमेंट के बाद ही प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन होता था, टैक्स का डिटर्मिनेशन होता था. एक अच्छी चीज थी. टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. सारे क्रॉप्स के ऊपर कैश के रूप में टैक्स को फिक्स किया गया था सारे क्रॉप्स में. ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स with its own schedule of revenue rates for individual crops. The revenue system was known as ZABT, Jabt. Jabt system was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very careful accounts, not possible in Gujarat and Bengal. तो मतलब जब उसी एरिया में जब था जहां पर मुगल जो रूलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वे बहुत ही सिस्टमेटिकली इसको सर्वे कर पाते थे. तो उन्हीं सब एरिया में ये जब्त का सिस्टम था. क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज. अकबर की पॉलिसी को मुगल काल में अगर कोई बहुत फेमस रूलर हुआ तो वो अकबर हुआ. अ ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl. Abul Fazl in his book Akbarnama. Abul Fazl की एक बुक, फेमस बुक थी अकबरनामा. उसके लास्ट सेक्शन में, लास्ट वॉल्यूम जो है उसको आईने अकबरी है. तो आईने अकबरी में उसने बहुत सारी चर्चाएं की हैं. किसके बारे में? अकबर के शासन काल के बारे में, अकबर की. तो अबुल फजल थ्रू his writings explained that the empire was divided into provinces. empire को प्रोविंस में डिवाइड किया गया था. सूबा जिसको कहा जाता है, सूबा, और उसके गवर्नर जो होते थे उसको सूबेदार कहते थे. सूबेदार आर्मी में एक पोस्ट भी है, सूबेदार मेजर, who carried out both political and military functions. ओके, ये आज भी देखो मिलिट्री में ये है, मिलिट्री के का भी मैंने बच्चे से चर्चा किया आपको. ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर. कौन था ये? दीवान. दीवान 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए देखिए. फाइनेंशियल ऑफिसर क्या नाम था? दीवान. आज भी पुलिस में पोस्ट है दीवान जी. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर
In his province, the Subedar was supported by other officers such as military paymaster बख्शी, मेरे क्या थे मिलिट्री पे मास्टर थे, मतलब मिलिट्री ऑफिसर्स कह लीजिए इसको, बख्शी. द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिलीजियस, ओके, एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज सद्र कहा जाता था. मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल. आज भी यूपी में देखिए तो कोतवाल होता है, कोतवाल. तो ये है, ये क्या था, टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल होते थे. इसके बाद अकबर का रिलीजन देखते हैं. वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है. ड्यूरिंग 1570s हिज डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलेमाज. अकबर इलिटरेट थे, लेकिन उनका एक था शौक था कि ज्ञान के प्रति, जो आदमी जिसको कुछ नहीं मिलता है ना, तो उसको उसके प्रति आस्था बन जाती है. तो उलेमाज, ब्राह्मण्स, इस्वाइट्स, क्रिश्चियंस, रोमन कैथोलिक्स के साथ और जोरस्ट्रियंस, ये सब के साथ ही अपने इबादत खाना था, एक बैठक खाना जिसको कह सकते हैं, एक कोर्टयार्ड की तरह. तो ये इबादत खाना, तो जहाँ पर ये सब सारे धार्मिक समूहों के साथ चर्चा करते थे और उनसे ज्ञान विजडम लेते थे. अकबर एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ सुलह कुल. उन्होंने उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने एक सुलह कुल, अगर अकबर के आधार पर अगर इस्लाम का प्रचार प्रसार होता तो ये बहुत ही अच्छा हमारा बन सकता था, क्योंकि इसमें तो सारे रिलीजन को समान रिस्पेक्ट की बात थी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं थी. सुपीरियरिटी, जो आज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिस भी रिलीजन में आ जाएगा, और चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, वो कहीं ना कहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, ये भावना जो है समाज में विद्वेष पैदा करती है. सभी को समान लेके चलना पड़ेगा, सबको समान ऑर्डर देना पड़ेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सभी में अच्छाइयाँ हैं. उसी सिद्धांत पर अकबर चले थे. तो यूनिवर्सल पीस की उन्होंने बात की थी, सुलह कुल. बट लेटर मुगल रूलर स्पेशली औरंगजेब हार्डली बिलीव इन. बात के मुगल शासकों ने और स्पेशली औरंगजेब के बारे में कहा था, तो औरंगजेब का इसमें, औरंगजेब एक कट्टर इस्लाम के फॉलोअर थे, तो बाद के औरंगजेब के शासकों ने इसको फॉलो नहीं किया. दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, आज टॉलरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है. Tolerance did not discriminate between people of different religion in Islam, but it focused on a system of ethos, honesty, justice, peace. मतलब ये एक लाइफ स्किल है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सबके लिए पीस, सबके लिए सम्मान की भावना जो है, राइट, इक्वलिटी, डिग्निटी जिसकी बात की जाती है, सारी चीजें समाहित हो जाती हैं. अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग डिवीजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ आवर सुलह कुल. तो अबुल फजल ने इनको हेल्प किया था. तो अबुल फजल का नाम तो अंडरलाइन करने के लिए बनता ही है ना भाई, कर लो. ओके, अब आते हैं द मुगल एम्पायर इन द 17th century एंड आफ्टर. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी. तो मतलब इसके शासन में मतलब कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ी और साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी. तो ये बहुत अच्छी बात हुई. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 20th century, ईयर ऑफ शाहजहां, 20 साल का जो शासन काल था शाहजहां, रीन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मसलदार वर ओनली 445, केवल 445 थे इन नंबर आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000. यहाँ गलती से लिख दिया मैंने, 8000 होना चाहिए, बट this is small number of mansabdars enjoyed 61.5% of the total estimated revenue, shows the concentration of money in few hands. The huge scale of revenue collection from the primary producers, the peasants and artisans left very little for them to invest. Okay, so next slides में आते हैं, फिर आप अपने उसको रिकॉल कीजिए. आते हैं conditions of peasants. The poor peasants could not invest in additional resources, tools and supplies to increase productivity. अब इसमें टूल्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाने की वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत असर पड़ा, हायर टैक्सेस भी लगने लगे. The wealthier peasants groups and the artisanal groups, the merchants, the bankers profited in this economic world. The enormous wealth and resources commanded by the Mughals elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. कुछ हाथों में जो पैसे का कंसंट्रेशन होता है तो वो बाद में ट्रबल करता है, उसको हम बाद में देखेंगे भी. With the decline of the Mughal emperor, their servants emerged as powerful centers of power in some regions.
अब ये चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं था, तो इसलिए जो सर्वेंट्स थे, उनके अंदर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने धीरे मनी को एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक डायनेस्टी के रूप में डेवलप हुए, एक पावरफुल चिफ्टेंस के रूप में डेवलप हुए, जैसे हैदराबाद और अवध में हुआ। हैदराबाद अवध इनके सर्वेंट्स के रूप में थे ये लोग, बाद में पावर और वेल्थ इकट्ठा करके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया अलग। तो इस तरह से हमारा ये समाप्त होता है। आपको पसंद आया तो जरूर इसको हमें रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू।